डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, एसोसिएट प्रोफेसर EFM, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट 3 के EFM के पेपर फर्स्ट रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन के टॉपिक सहकारिता के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे मैंने लगभग इस पेपर का पाठ्यक्रम ऑनलाइन और ऑफलाइन अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा करवा दिया गया है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण के हिसाब से हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन पर पुनः चर्चा करते हैं। तो आज हम लेते हैं सहकारिता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं सहकारी सिद्धांतों का अर्थ। सहकारिता की विचारधारा को समझने के लिए इसके सिद्धांतों की जानकारी ज़रूरी है। सहकारी उपक्रमों को अन्य आर्थिक उपक्रमों से अलग प्रकट करने के लिए सहकारी आंदोलन के प्रणेताओं ने कुछ निश्चित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ये सिद्धांत आंदोलन के भावी विकास का मार्गदर्शन करते हैं। सहकारी सिद्धांत वे विचार व आदर्श हैं जिनके द्वारा सहकारी संस्थाओं के कार्यक्रमों को व्यावहारिक रूप प्रदान किया जाता है। सहकारिता के ये सिद्धांत बड़े विचार विमर्श व तर्क वितर्क के उपरांत निर्मित किए गए हैं। ये सहकारिता के आधारभूत सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों का उपयोग कहीं भी व किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। इस प्रकार ये सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। इसके संबंध में जो परिभाषा दी गई हैं प्रोफेसर GD कर्वे के अनुसार, सहकारी सिद्धांत सहकारी क्रिया को संगठित व संचालित करने की एक ऐसी विधि है जो सहकारी आंदोलन के आदर्श अथवा उद्देश्य में अंतर्निहित तथा अनिवार्य उपसिद्धांत एवं उपपरिणाम हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संघ द्वारा नियुक्त आयोग के अनुसार ये सिद्धांत वे व्यवहार हैं जो सहकारी आंदोलन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक अर्थात सर्वथा अनिवार्य हैं। PR दुभाषिया के अनुसार सहकारी सिद्धांत सामाजिक विज्ञान के वे सिद्धांत हैं जो सहकारी उपक्रम की विशेषताओं को स्पष्ट करने के साथ ही उनके संचालन में उपयोग किए जाते हैं। सहकारिता के सिद्धांत ऐसी मूलभूत विशेषताएं हैं जो एक संघ के रूप में सहकारिता की प्रकृति तथा उसके आचरण को निर्धारित करते हैं। ये सिद्धांत आधारभूत तथ्य हैं जिन्हें सहकारी उपक्रम एवं संगठन में सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाता है। सहकारी सिद्धांतों का पालन करने अथवा नहीं करने पर ही सहकारिता की सफलता अथवा असफलता निर्भर करती है। सहकारी सिद्धांतों के इतिहास के बारे में विद्वानों में मतभेद रहे हैं। प्रोफेसर गाडगिल ने कहा है कि सामान्यतः प्रमाणिक सिद्धांतों की व्याख्या एवं उनके प्रयोगों के संबंध में विचारों में पर्याप्त भिन्नता है। यह बात सहकारी सिद्धांतों पर भी लागू होती है। वास्तव में सहकारी विचारधारा के विस्तार के साथ साथ इसके सिद्धांतों में भी कुछ परिवर्तन आए हैं। सर्वप्रथम 21 दिसंबर 1844 को रॉकडेल के 28 बुनकरों ने, जो सहकारी आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं, एक सहकारी उपभोक्ता भंडार प्रारंभ किया गया। इन्होंने सर्वप्रथम सहकारी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। अपने उपभोक्ता भंडार के कुशल प्रबंध संचालन के लिए आधारभूत व्यापारिक पद्धतियों, जिन्हें बाद में सिद्धांत कहा गया, पर लगातार 2 वर्ष तक विचार विमर्श करने के बाद रॉकडेल के इन बुनकरों ने कुछ आदर्श स्थापित किए जिन्हें सहकारी जगत में सहकारिता के सिद्धांत माना जाता है। ये सिद्धांत
हैं प्रजातांत्रिक नियंत्रण, खुली सदस्यता, पूंजी पर निश्चित ब्याज, क्रय पर लाभांश, नगद व्यापार, शुद्ध व अमिश्रित पदार्थों की पूर्ति, शिक्षा की व्यवस्था, धार्मिक तथा राजनीतिक तटस्थता, ये सहकारी आंदोलन के प्रारंभिक व मूल सिद्धांत थे। इन सिद्धांतों को विश्व में सफलता मिली और इनसे सहकारी आंदोलन का विकास हुआ। सन 1862 में जर्मनी के विख्यात सहकारी आंदोलन के प्रणेता रैफिशियन ने ग्रामीण कृषि साख आंदोलन प्रारंभ किया। इन्होंने ग्रामीण कृषि साख समितियों को सफल बनाने के लिए कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ये सिद्धांत भी बहुत कुछ रॉकडेल सिद्धांतों से मिलते जुलते थे, जो इस प्रकार थे: राज्य की सहायता से आत्म सहायता, सीमित कार्य क्षेत्र जिसमें लगभग 1 ग्राम, नेक्स्ट लाभ का अविभाज्य संचय में हस्तांतरण, असीमित दायित्व, अंशों के अभिदान के बिना सदस्यता, सीमित व्यावसायिक सदस्य तथा सेवा भाव से कार्य संचालन। ये सिद्धांत ग्रामीण सहकारी साख व्यवस्था की दृष्टि से निश्चित किए गए थे। जर्मनी के ही सुलजे डैलिस ने शहरी साख सहकारी आंदोलन का सूत्रपात किया। इसके सफल संचालन हेतु कुछ सिद्धांत निश्चित किए गए, जो इस प्रकार थे: भारी सहायता के बिना आत्म सहायता, अधिक विस्तृत क्षेत्र, काम के अनुपात में विभाजन, पूंजी पर ऊंची दर से ब्याज, सीमित दायित्व, व्यापार में विशिष्टीकरण व लाभ के 10% का संचय कोष। सहकारी आंदोलन के इन सिद्धांतों ने विश्व में सहकारी आंदोलन का विस्तार किया। कुछ देशों ने परिस्थितियों वश इन सिद्धांतों में सामान्य परिवर्तन किए, लेकिन रॉकडेल के सिद्धांतों का विश्व में सर्वत्र बोलबाला रहा। इन सिद्धांतों को फ्रांस की औद्योगिक सहकारिता, जर्मनी की डेयरी सहकारिता, इजराइल की कृषि सहकारिता व एशियाई देशों की बहुउद्देशीय सहकारी समितियों ने खुले दिमाग से अपनाया। इस प्रकार ये सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए जाने लगे। आगे चलकर सहकारी सिद्धांतों के बारे में विभिन्न तर्क वितर्क, संगोष्ठियाँ एवं आलोचनाओं का भी श्री गणेश हुआ। सन 1921 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, ने रॉकडेल सिद्धांतों को स्वीकार किया। इस संघ की सदस्यता के लिए रॉकडेल सिद्धांतों का पालन अनिवार्य घोषित किया गया। इसी संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ ने इन सिद्धांतों को व्यापक रूप देने का निश्चय किया ताकि इन्हें सहकारिता के प्रत्येक क्षेत्र में क्रियान्वित किया जा सके। इसके लिए 1937 में संघ ने एक विशेष समिति गठित की। इस समिति ने सहकारी सिद्धांतों को 2 भागों में वर्गीकृत किया। एक तो सारभूत अथवा अनिवार्य सिद्धांत, जिसमें खुली सदस्यता, प्रजातांत्रिक नियंत्रण, क्रय पर लाभांश, पूंजी पर सीमित ब्याज, और दूसरा ऐच्छिक अथवा अनावश्यक सिद्धांत, जिनमें धार्मिक एवं राजनीतिक तटस्थता, नगद बिक्री, शिक्षा का प्रसार, ये सिद्धांत शामिल किए गए। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ ने समिति के सुझाव को स्वीकार करते हुए इन सिद्धांतों को संघ पर लागू किया, लेकिन अनेक क्षेत्रों में सिद्धांतों के इस बंटवारे को अस्वीकार किया गया। इन सिद्धांतों को इतने संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया गया था जिससे इनका भाव समझने में कठिनाई आती थी। अतः अनेक देशों ने अपनी सुविधानुसार इनमें परिवर्तन किए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के अनेक देशों में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के बाद सहकारिता का महत्व और भी बढ़ गया, लेकिन सहकारिता का बढ़ता हुआ आकार इसकी प्रबंध व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया। अतः सहकारी क्षेत्र में अनेक नए गुण एवं संख्यात्मक परिवर्तन किए गए। विकसित देशों ने इस व्यवस्था को प्रगति का आधार माना, जबकि विकासशील देशों ने इसे आर्थिक विकास के लिए आवश्यक रूप से स्वीकार किया। अनेक सिद्धांत और अर्थशास्त्रियों ने सहकारी व्यवस्था को स्वीकार करने पर जोर दिया। इन सब के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता का मिश्रित व समन्वित स्वरूप दृष्टिगोचर होने लगा। विश्व के सहकारों ने यह आवाज़ उठाई कि सहकारी सिद्धांतों को सही स्पष्टीकरण किया जाए,
जिससे ये ज्ञात हो सके कि कौन से सिद्धांत आवश्यक हैं जिन्हें अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाए तथा कौन से सिद्धांत अनावश्यक हैं जिनमें समय और परिस्थितियों व परिवर्तन व संशोधन हो सके, और कौन से ऐसे हैं जिन्हें छोड़ा जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1963 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ ICA इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने एक आयोग का गठन किया, जिसका अध्यक्ष स्वर्गीय प्रोफेसर GD कर्वे को बनाया गया। इस आयोग ने 1966 में अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में सभी सिद्धांतों के समान महत्व को स्वीकार करते हुए आवश्यक एवं अनावश्यक सिद्धांतों का अंतर समाप्त किया गया। इसमें सभी सिद्धांतों का व्यापक व स्पष्ट विश्लेषण किया गया। सहकारिता के सिद्धांतों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि सहकारी सिद्धांतों का निर्माण व्यापक तर्क वितर्क विचार विमर्श के पश्चात ही किया गया। इन सिद्धांतों का प्रयोग सहकारिता के किसी भी क्षेत्र में बेरोक टोक किया जा सकता है। सहकारिता के विभिन्न लक्षण भी इन सिद्धांतों पर आधारित हैं। विश्व में सहकारिता की 3 व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं: रॉकडेल अग्रगामियों की व्यवस्था, फ्रेडरिक रेफेसन व्यवस्था तथा सुलजे डेलिस की व्यवस्था। ये तीनों व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न सामाजिक वर्गों, उपभोक्ताओं, कृषकों तथा स्वतंत्र दस्तकारों में व्यापारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपनाई गई हैं। रॉकडेल में जैसा कि बताया गया, रॉकडेल के सिद्धांतों में खुली एवं ऐच्छिक सदस्यता, जनतांत्रिक नियंत्रण, आश्रय प्रत्यर्पण, पूंजी पर सीमित ब्याज, धार्मिक तथा राजनीतिक तटस्थता, नगद व्यापार और शिक्षा की व्यवस्था। रेफेसन सिद्धांत में राज्य की सहायता से आत्म सहायता, सीमित कार्य क्षेत्र, लाभ का संचय में हस्तांतरण, अंशों के अवदान के बिना सदस्यता, असीमित दायित्व, व्यवसाय सदस्यों तक सीमित, सेवा भाव से कार्य संचालन। और सुलजे डेलिस के जो सिद्धांत हैं उनमें निजी अथवा सार्वजनिक बाह्य सहायता के बिना आत्म सहायता, अधिक विस्तृत कार्य क्षेत्र, लाभ का व्यवहारों के अनुपात में विभाजन, अंशों पर ऊंची दर से ब्याज, सीमित दायित्व, व्यापार में विशिष्टीकरण और लाभ के 10% का संचय कोष। इस प्रकार सहकारी आंदोलन के सिद्धांत मूलतः एक दूसरे से भिन्न हैं। कुछ देशों ने परिस्थितियों व इन सिद्धांतों में आवश्यक परिवर्तन किए हैं, लेकिन रॉकडेल के सिद्धांतों का विशेष प्रभाव रहा है। इन सिद्धांतों को फ्रांस के औद्योगिक सहकारिता, जर्मनी की डेयरी सहकारिता, इजराइल कृषि सहकारिता आदि ने भरपूर और खुले दिमाग से अपनाया है। ये सिद्धांत सार्वभौमिक कहे जा सकते हैं। आज हम इतना ही लेते हैं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।